हेलो दोस्तों, मैं लोकेंद्र ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी 10th के रिज़ल्ट आ चुके हैं, स्टेट बोर्ड का आना बाकी है, 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं और ख़ास करके मेरा आज का ये जो वीडियो है एक साक्षात्कार है और ये उन युवाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो अभी 8, 9, 10th में हैं, जिन्होंने 10th, 11th, 12th पास किया हुआ है, उनके पेरेंट्स के लिए हैं। और दोस्तों, जैसे ही अब रिजल्ट आए हैं, सभी बच्चों के सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डिफेंस में, कोई एआई में जाना चाहता है। तो हर जगह स्कोप बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लेकिन कई बार कैसे होता है कि हमें सही तरीके से गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। तो मेरा आज का ये जो हमारा जो आज चैनल का जो साक्षात्कार है वो ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए है, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, ये उन्हीं को मिलती है जो उन सपनों को पाने की जिद पर अड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में ऐसे ही सपनों को पूरा करके जिद्दी इंसान जो बना है, जो कि जिद थी कि मुझे सीए बनना ही बनना है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में है यंग, डायनामिक और जो कि सिर्फ 28 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने सीए बना था, सीए के एग्ज़ाम क्लियर किए थे। तो ऐसे हमारे बीच में हैं सीए राजेश गुप्ता जी। तो सीए राजेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सर, मैं आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। नमस्कार सर, आपको इनवाइट करने के लिए बहुत सारा आभार और आपके जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और ऐसे ही आपका चैनल बढ़ते रहे श्री एंटरटेनमेंट। और अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा जर्नी के बारे में स्टार्ट करूँ तो मेरा जो एक कस्बे से मैं आता हूँ, यूपी के कस्बे से आता हूँ। और वहाँ से मैं अपना 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं कोलकाता में आता हूँ, वहाँ पर अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद से जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँचता तो मुझे किसी फ्रेंड्स और अपने जो टीचर्स हैं उनसे पता चलता है कि एक सीए का भी कोर्स होता है। तो मैं जब उसके बारे में सुना तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि बहुत लोग परस्यू भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी है, अच्छे कमाते भी है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है। तो इसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया और लोगों से मैं जानकारी प्राप्त करते गया। और मैं गूगल पर भी सर्च करता था, फिर और इंटरनेट पर भी सर्च करता था, गूगल में भी बहुत ज़्यादा सर्च करता था, वीडियो देखता था यूट्यूब पर कौन कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें मैंने मैं बताऊं कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो आपको मैथ्स और अकाउंट्स आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मैथ्स और अकाउंट्स आपका अच्छा है तो आप इस फील्ड को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ज़्यादा पोर्शन है प्रैक्टिकल है, और ज़्यादा पोर्शन प्रैक्टिकल है और थ्योरी कम पोर्शन है। तो आप अगर आप प्रैक्टिकली अच्छा हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। तो मतलब आपका जन्म हुआ यूपी में और आपकी एजुकेशन हुई कलकत्ता में और उसके बाद आप मुंबई आए। यस। जी। तो यस। उसके बाद और मुंबई आने के बाद मैं अपना एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। फिर मैंने क्या किया, अपना कोर्स को परस्यू करने लगा, सीए को परस्यू करने लगा। और उसके साथ मैं एक सीए फॉर्म में भी ज्वाइन कर लिया था, A2 उपाध्याय कंपनी, अच्छा फॉर्म है। और वहाँ का मतलब काम करते करते मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और मैं ट्राई करता था कि मेरा ये कोर्स जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक कोर्स के लिए मैंने एक चीज़ सीखा कि आपको अगर कोई कोर्स को कंप्लीट करना है तो आपको जिद होना चाहिए और आपकी मेहनत होना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत जो है, किस्मत भगवान डिसाइड नहीं करते हैं और आपका किस्मत आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको एक चीज़ मैं ज्ञान देना चाहता हूँ कि अगर इस कोर्स को आपको क्लियर करना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को कितने बार आपको रिवीजन करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोई भी बच्चा जो रैंक फर्स्ट आता है उसका रिवीजन हो सकता है 50 बार हो और आपका 3 बार हो। तो उससे क्या होगा कि जिसका रिवीजन उस सब्जेक्ट में जितना बार वो पढ़ा है लड़का, तो उससे क्या होगा कि आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच सीए राजेश गुप्ता जी। तो आपकी जर्नी के बारे में आपने बताया और मात्र 28 साल की उम्र में आप सीए बने हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि सीए के बनने के बाद स्कोप क्या क्या है? और सीए का स्कोप तो हर जगह है सर। इसके बारे में बताऊँ तो आप अपना जॉब भी कर सकते हैं, एमएनसी में जॉब है, विदेशों में जॉब है, और अपना अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग को आप देखेंगे कि हम लोग का इकोनॉमी ग्रोइंग है, और ये इकोनॉमी ग्रो भी करते जा रहा है इसमें। और वर्ल्ड में देखें तो इकोनॉमी हम लोग का सबसे अच्छा है, और विदेशों में भी अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपका ये जो अब इम्पोर्टेंस है आपका कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी आपको जॉब मिलेगा और आप अच्छा कमा सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी अच्छा रह सकता है, और आप आज पैसा भी अच्छा मिलेगा वहाँ पर। आपको विदेश में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इंडिया में थोड़ा मुकाबले कम मिलेगा। लेकिन आप इंडिया में आपका चॉइस है कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि विदेश में रहना चाहते हैं। लेकिन विदेश में जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से आपने बताया कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है और जिस तरह से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो बीमार होने पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से इकोनॉमी बढ़ती है तो सीए की ज़रूरत भी पड़ती है। तो सीए का स्कोप जो है पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो और सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान में रहकर ही अपने प्रैक्टिस को और यहाँ पर सीए के जॉब को कंटिन्यू करने का प्रयास किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। तो राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब सीए बनने के लिए आपको 10th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, और उसके अलावा किन चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है अगर आपको सीए बनना है तो? ओके, आफ्टर 10 आप देखेंगे कि आपका इस कोर्स में ज़्यादा मैथ्स है, मैथ्स और अकाउंट्स अगर अच्छा है, आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, तो आप इस कोर्स को क्रैक कर जाएंगे। और आपका जो एनालिटिकल माइंड है, एनालिटिकल बोलते हैं, एनालिटिकल एनालिसिस करना, वो अगर अच्छा है तो आप इस कोर्स को क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आप पहले नहीं देखे होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको क्या चाहिए, मैथ और अकाउंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स अच्छा करना चाहिए, आपके लॉ अगर आपको पहले क्या करना चाहिए उसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि इस कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। साइंस इसमें आपको करना है तो आपको कॉमर्स आपका मतलब इसको आपको कॉमर्स स्ट्रीम में ही जाना पड़ेगा। तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे तो क्या होता है, इसमें आपका वो जो सब्जेक्ट आप कॉमर्स में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वही सीए का आपको सीए में आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आप सीए का ले सकते हैं। तो क्या अगर ग्रेजुएशन में अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको सीए में आपको जो ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि जो सीए में मतलब ग्रेजुएशन में जो मेरा सब्जेक्ट था वही सीए में था। तो अगर आपका ग्रेजुएशन अगर अच्छा से आप क्रैक कर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सीए कोर्स में बहुत हेल्प मिलेगा सर। तो सर मैं जो आपने जो बताया थी, मतलब आपको 10th के बाद कॉमर्स लेना है। Yes. और उसके बाद में जो है आपने मैथ्स को इम्प्रूव करना है। उसके अलावा जो आपने कहा कि उसको जो है बेसिक चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, और यही बेसिक चीज़ें आपको आगे जाकर काम में आती हैं। तो गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीए के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या, और उसमें क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं? देखिए, इसमें सीए में जो ऑब्वियसली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें एक अकाउंट्स रहता है, एक मैथ रहेगा, आपका लॉ रहेगा, एक अकाउंटिंग रहेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और ये 100 मार्क्स का इस सब्जेक्ट रहता है, आपको 50% आपका पासिंग मार्क रहेगा। मतलब अब ओवरऑल आप अगर 400 में 200 आप ला देते हैं, और मिनिमम 48 ईच सब्जेक्ट में आपको आना चाहिए। मतलब समझिए कि आप किसी सब्जेक्ट में 60 ला रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में 60 ला रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में आप 40 ला रहे हैं, तो ये क्या 100 हो गया। मतलब मुझे 50% और मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट, तो मिनिमम आपका 200 आ जाता है ओवरऑल, और मिनिमम ईच सब्जेक्ट में 40 आ जाता है, तो आप पास हो जाएंगे। और इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? इसके अलावा देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि केवल आप इस कोर्स को आप परस्यू करने जा रहे हैं तो आप केवल इसी कोर्स को मत परस्यू कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका हॉबीज़ है, जो उसमें आप लगे रहे। समझिए किसी का सिंगिंग रहता है, किसी का प्लेइंग रहता है, क्रिकेट प्लेइंग रहता है, उसके वजह से आपका क्या इंटरेस्ट अगर उसमें रहेगा तो आपका
मन भी इसमें लगा रहेगा। तो तैयारियां किस तरीके से करनी, जैसे आपको सीए बनना था तो आपने किस तरह से तैयारियां की थी? अच्छा, किस तरीके से मैंने तैयारी की? मैंने क्या किया, मैं तैयारी करने के टाइम मैं लिखता ज़्यादा था। मैं क्या मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बनाता था, फिर उसको दीवार पर स्टिक कर देता था। और जैसे 10 पेज का कोई अगर मेरा समझो चैप्टर है तो उसको मैं एक पेज पर लाने का कोशिश करता था। और उसको मैं क्या करता था कि उसको ही बार बार रिवाइज करता था। तो उससे क्या मतलब एक पेज को मैं देखता था तो मुझे उस चैप्टर का पूरा नॉलेज है। मुझे मतलब 1 घंटे का काम मुझे 5 मिनट में हो जाता था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला कि मैं कैसे अपने कोर्स को सॉर्ट करते पाऊँ। मतलब मुझे जहाँ 1 महीना मुझे प्रिपरेशन में लग रहा तो मैं 1 दिन में मुझे एग्ज़ाम देना है। जैसे एक एग्ज़ाम हुआ तो सेकेंड डे के बीच में आपको 1.5 डेज़ मिलता है। तो आपको 1.5 डेज़ में आपको कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए मैं प्रिपरेशन करता था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसके वजह से मेरा क्लियर हो गया। सर मीन्स कि आपने तैयारी बहुत की थी ताकि एग्ज़ाम में जो है जिसने आपको हेल्प की, जैसे आपने बताया कि 10 पेज का आप 1 पेज में लिखने की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में सहायता मिली। Yes. मीन्स आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहना है सर। यस। और हिम्मत बनाए रखनी है। यस सर। यस सर। तो राजेश जी, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि इसमें पासिंग परसेंटेज क्या होता है? जैसे समझो 1000 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम सीए का, तो उसमें से कितने बच्चे पास होते हैं? देखिए सर, इसमें पासिंग परसेंट 2 to 5% रहता है। मतलब 100 बच्चे अगर देंगे तो 5 बच्चे पास होते हैं। तो मतलब 5% का आप रखिए ना मिनिमम। जब मैं पास किया था उस टाइम 2.5% बच्चे पास हुए थे। मतलब पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। मतलब रिक्वायरमेंट, ये जो आईसीआई हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर पास करता है। तो मतलब कि आपका समझिए कि मार्केट में वो उसको लगता है कि 1000 बच्चे ही चाहिए, तो जितना परसेंटेज 1000 का, वो समझिए कि 40,000 बच्चे दिए तो 1000 को ही पास करेंगे, उतना ही परसेंटेज आएगा। क्योंकि मार्केट में जितना रिक्वायरमेंट रहता है सीए का, वो पहले एनालिसिस करते हैं मार्केट का कितना पास करना है, उसके ऊपर ही होता है। ईच स्टेट के बेसिस पर होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि बहुत टफ परीक्षा होती है, काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, yes. बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो जब आप ये सब सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते कैसे खुलते हैं? देखिए, मैं मतलब रजिस्ट्रेशन आपको आईसीआई में करना है। क्योंकि आप समझिए जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको आईसीआई को कांटेक्ट करना है। जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है वो क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो उसके पास ही आप रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप पास हुए तो ऑटोमेटिक आपको रोल नंबर मिलता है। तो रोल नंबर के थ्रू आप आईसीआई पर रजिस्टर करेंगे तो वो क्या करता है, आईसीआई का लिंक जो बड़े बड़े कंपनीज है वो कैंपसिंग के लिए आते हैं। तो वो आप क्या करते हैं, मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आईसीआई आपका लिंक उस कंपनी से करते हैं। जैसे मैं जब पास हुआ तो मेरा पीडब्ल्यू से लिंक हो गया, क्योंकि मैंने इस आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करके रखा था। और मैंने जैसे ही कैंपसिंग में अपना इंटरव्यू दिया तो मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था, तो मुझे पीडब्ल्यूसी में जॉब मिल गया। तो उसमें क्या हुआ कि आप डायरेक्टली आईसीआई से जुड़े रहेंगे तो वो क्या करता है कि आपको कनेक्ट रखता है, आपको मतलब डिफरेंट चांस देता है। जैसे आप एक अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए इंटरव्यू किसी कंपनी का, तो दूसरा अटेम्प्ट भी आपको मिलता है। तो मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट आईसीआई आपको प्रोवाइड करता है। 500 ओनली 500 का फीस है उसका, और 500 का फीस देकर आप मतलब अप्रॉक्स 10 कंपनी तक आप एक ये दे सकते हैं। मतलब 10 कंपनी का प्रो इंटरव्यू कुछ तो आता है, उसमें वो आप दे सकते हैं। अभी लिमिट चेंज हो गया, हम लोग के टाइम में इतना था, अभी होगा कि नहीं मालूम नहीं। तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप समझिए कि अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आईसीआई से आप रजिस्ट्रेशन लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मेंबरशिप आता है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है, सीओपी आता है। तो उसके लिए आप सीओपी लेना पड़ेगा और मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा, तो आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि परसेंटेज बहुत कम होते हैं, पासिंग परसेंटेज। ओके। तो किस तरह की लगन के साथ में तैयारी करनी पड़ती है? इस लगन के बारे में मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बच्चे के दादाजी थे। वो बोले उनका एक पोता था, तो पोता 10 साल का हो गया, लेकिन उसको कहीं से समझ में आ गया था कि मुझे सफल होना है, मतलब किसी लाइन में मुझे सफल होना है। तो उनके दादाजी बोले कि तुम कल सुबह 4 बजे आ जाना मेरे घर पर। तो वो बुलाए 4 बजे, वो बच्चा 4 बजे आ गया।
तो बोले चलो, तो उसके साथ जाने लगा। फिर एक छोटा सा तालाब था, तालाब के पास ले गए और क्या किए उन्होंने, उस बच्चे का जो सर है, सर पकड़ के उस पानी में डुबो दिया और 2 मिनट तक उन्होंने ऐसे ही करके रखा, फिर ऐसे ही निकाला। तो उन्होंने बताया कि देखो मतलब सफलता पाना है तो अभी अब 2 मिनट में क्या आपके माइंड में क्या आया, मतलब कुछ दूसरे चीज़ आए क्या, कि मतलब आपको सांस लेना है कि दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इम्पोर्टेंस जो है वो आपको दिखाना है कि मतलब समझिए कि आपको सीए बनना है तो इसके अलावा आपको दूसरे कुछ नहीं दिखने चाहिए। मतलब आपको मतलब उसी पे लगा रहना चाहिए। जैसे उस बच्चे का मैं एग्जांपल दूँ तो उस बच्चे का 2 मिनट तक वो खाली सांस के बारे में सोचता रहा कि मुझे सांस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आप इस जीत पाया जाते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। मीन्स कि आपको ऐसे करना है कि मेरी जान पे बनाई है, हाँ, पहले जान बचानी है। तो जिस तरह से आपने बताया कि बालक अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगा, जान बचाने के लिए कुछ भी हो मुझे जान बचानी है, जान बचानी है पहले। जी, तो उसी तरह से हमको डिसाइड करना है कि अगर हमको सीए बनना है तो हमको सीए बनना ही है। पूरा एफर्ट उसी तरह से चाहिए, लगन उसी तरह से चाहिए, आजू बाजू का माहौल वैसा चाहिए। और आपको भले किसी भी चीज की आदत है, घूमने की आदत है, मूवी देखने की आदत है, खेलने की आदत है, मोबाइल पर आदत, तो सब छोड़ छाड़ के आपने सिर्फ एक ही एम रखना है और वो एम है सीए बनना। सीए बनना, तो अब आपका क्लियर हो जाएगा। जी जी। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई सीए बनकर पास आउट होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग की सैलरी, ऐसे पूछना नहीं चाहिए बट ऑन एन एवरेज जो होता है वो, और 5 साल के बाद क्या सैलरी में, स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं? ये सैलरी जो है सर आपका पूरा स्किल बेस पर है कि आपको कितना स्किल आता है। आपका स्किल अगर अच्छा है तो आपको सैलरी अच्छा मिलेगा, आपका स्किल कम है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी देखेंगे मतलब 50,000 मिनिमम है। कोई भी आप सीए बनने के बाद कोई भी आप सीए फॉर्म ज्वाइन करें या कोई भी कंपनी ज्वाइन करें तो आपको 50,000 का सैलरी मिलेगा ही। और इससे ज़्यादा अगर आपके ज़्यादा स्किल्स है तो मैं क्या, आप जब सीए करते हैं तो उस टाइम आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग से ही नया नया स्किल सीखिए। मतलब सैप होता है, सैप अकाउंटिंग होता है, इंड होता है, डिफरेंट जो कोर्सेस है वो जितना आप कोर्स करेंगे, जितना आपके पास स्किल रहेगा तो कंपनी आपको प्रेफर करेगी। और आप समझिए कि अपना भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सब स्किल ऐड ऑन करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी, बिजनेस आपको ज़्यादा मिलेगा। और बड़े बड़े और समझिए 5 साल के, आप पूछेंगे 5 साल के बाद पोजीशन क्या रहेगा, तो आप 5 साल के पोजीशन के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि उसमें उस दौरान 5 साल में आपने क्या क्या स्किल नया ऐड ऑन किया। आप जितना स्किल बढ़ाते जाएंगे आपका पैकेज बढ़ते जाएगा। मेरा स्टार्टिंग में सैलरी कम था, लेकिन मैंने क्या धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस अपना जो स्किल को क्या किया, इम्प्रूव करते गया। उसके वजह से क्या हुआ, मेरा सैलरी में बहुत ग्रोथ हुआ। तो सीए राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बार आप सीए बन गए, उसके बाद आप लेटेस्ट नॉलेज को कैसे अपडेट करते हैं या कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? देखिए मतलब अगर लेटेस्ट नॉलेज को आपको अपडेट करना है तो समझिए इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स को आपको अपडेट करना है तो incometax.gov.in है, उसका अपना वेबसाइट है। और BR एक्ट है, BR एक्ट पर जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और आपका लॉ के बारे में अगर अपडेट करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। और अगर आपको समझिए जीएसटी के बारे में ये करना है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना उसमें अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरे भी हर आरबीआई का है तो आरबीआई का लॉ के बारे में आपको इम्प्रूव करना है तो आरबीआई के साइट पर जा सकते हैं। और आप समझे हम लोग का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वहाँ भी जाएंगे तो आपको पूरा वहाँ भी सपोर्ट मिलता है। वहाँ भी कमिटी बनी हुई है, हर एक एरिया की कमिटी है, तो वहाँ भी आपको, अगर आप सीए बन जाते हैं तो वहाँ से आपको जर्नल्स भी आते हैं। मतलब हम लोग के इंस्टीट्यूट के जर्नल्स भी आते हैं, ऑनलाइन भी आपको मैनुअल भी आता है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर इस एरिया में इम्प्रूव करना है तो इकोनॉमिक्स टाइम ईटी जो होता है उसमें आपको पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज का डिफरेंट कंपनी का रिजल्ट्स आउट होता है, तो उसमें आपको नॉलेज बढ़ते जाएगा। और क्या कर सकते हैं, आपको जो कंपनी का, जैसे कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट होता है तो उसको आप रीड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे उसको शो किया गया है, कैसे कैसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, और टैक्स इम्पैक्ट कैसे है, लॉ इम्पैक्ट कैसे दिखाया है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कैसे दिखाया है, डिफरेंट। तो उससे क्या होगा, आपका एड ऑन मिलेगा। आप अगर सीए कोर्स करना भी चाहते हैं तो
उसमें क्या होगा कि आपको ये सब पहले ही से करने से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कोई किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आप पढ़ते हैं या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ते हैं, तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मालूम चलता है कि मुझे कैसे कैसे एग्ज़ाम को लिखना है और क्या लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस फॉर्मेट में लिखना है। और क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली हो जाते हैं तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को, क्योंकि हम लोग का जो ICI है वो प्रैक्टिकल आदमी को खोजता है। अगर प्रैक्टिकल आप है तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू राजेश जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं जिनको CA बनना है, उसके एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे? मैं उनको सुझाव दूंगा कि ये इसमें आपके पास पेशेंस है तो आप इस लाइन में आ सकते हैं, और ये पेशेंस के साथ आपको कड़ी मेहनत भी करनी है। मेहनत ज़रूरी है, और आपको पेशेंस करना है, और राइटिंग स्किल इसमें एक और चीज़ है कि जितने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और राइटिंग स्किल अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तो आपको क्या होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आप इसमें क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मेहनत और किस्मत दोनों है। अगर समझिए कि आपका किस्मत नहीं है, मेहनत है, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसमें लगातार मेहनत करते हैं। जैसे मेरा दोस्त था, उसका क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उसने क्या किया, वो लगा रहा, वो छोड़ा नहीं, वो बीच में छोड़ा नहीं। उसने क्या, उसका 10 अटेम्प्ट्स लग गए थे, लेकिन उसने क्या किया, उस 30 के उम्र में भी उसने प्रयास अपना जारी रखा। इसके वजह से उसका आज वो देखेंगे कि अच्छा पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमाता है। अप्रॉक्स 32 लाख का पैकेज है उसका। तो वो बहुत अच्छा कि मतलब ये नहीं है कि आपका जल्दी कंप्लीट कर लेते हो आप, तो आप जब देखेंगे जल्दी कंप्लीट जो कर लेता है उसका पैकेज कम है, और जो लेट कंप्लीट करता है उसका पैकेज ज़्यादा है। तो ये पूरा स्किल बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बढ़ाना चाहिए। तो राजेश जी, आपके कहने का जो मतलब मैं समझा कि इसमें जो है आप हिम्मत रखनी है, हौसला बनाए रखना है, और आप आफ्टर 30 एज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं बन है। सकती है, एज लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जोश, जज्बा, जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए। आपको अपने दोस्त भी ऐसे देखने हैं जो कि वही थॉट रखते हैं, यस, जिनको अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है। Yes. और आपको सब सारी चीजें छोड़ छाड़ के, जैसा आपने एग्जांपल दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना रखना है, और वो सपना है CA बनना। CA बनने का। Okay. तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभी तक CA के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी टफ एग्ज़ाम पास की है, उसमें आप इसका श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने इसका श्रेय पेरेंट्स को देना चाहता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया है। जब मैं पढ़ाई स्टार्ट किया था उस टाइम भी मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली सब तरह से मुझे हेल्प करते थे, और मुझे मतलब समझो कभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था तो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, और आपका मतलब किस लोगों से मिलना है, क्योंकि वो मेरे पूरे फ्रेंड्स को जानते थे। तो वो बताते थे कि आप इस फ्रेंड से आपको नहीं मिलना है, इस फ्रेंड से आपको मिलना है, तो ये यहाँ से आपको हो सकता है। मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा योगदान रहा है, और ऑब्वियसली मेरे सिबलिंग्स का भी, मेरे ब्रदर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और मेरे फ्रेंड्स के भी बहुत योगदान रहा है। क्योंकि मैं जब CA जब स्टार्ट किया था तो मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे CA जब स्टार्ट किया था तो मेरा रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस का वो मेरा फ्रेंड ने किया था। मैं जानता भी नहीं था कि हाँ उसको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे CA ने करवा दिया था। और जब मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहिए, जो मैं CA जब कर रहा था तो उस टाइम में AT उपाध्याय एंड कंपनी, उपाध्याय सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प किया, इमोशनली भी मुझे बहुत हेल्प किया, और पढ़ने में बहुत मदद किया उन्होंने। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े, सभी लोगों ने आपकी मेहनत को देखा, परखा, और उसके बाद जो है जिससे संभव हो सकता था उन्होंने आपको हेल्प की, हर Yes. तरीके से आपको हेल्प की। तो पर्सनली जब आपका विवाह हुआ तो आप CA बन चुके थे या फिर बनने वाले थे?
इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब मैं सीए फाइनल में था तो मैं सीए बना नहीं था। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम मेरे घर वाले पीछे पड़ गए कि आपको शादी करना है, शादी करना है। तो अभी वो पीछे पड़ गए, फिर मेरे शादी करवा भी दिए उन्होंने। और सोचो, मेरे वाइफ ने मुझे भरोसा कर, मैं उस टाइम ज़्यादा कमाता नहीं था, मतलब अर्निंग बहुत कम थी और कम थी उस टाइम, और फिर भी मेरे वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे साथ विवाह कर लिया। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि मैं सीए बनूंगा, मेरे लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैं सीए बनूंगा, क्या करूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक मुझे सपोर्ट किया और मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ये उनके लिए, मतलब मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। और उसके बाद से मेरी बेटी भी है। उसके बाद बेटी होने के बाद मुझे अच्छा जॉब भी प्राप्त हुआ और वो मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तो मैं अभी मतलब मुझे ऐसे ही समझ में आता है कि मेरा लक्ष्मी आई है तो मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज़रूर मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की और ख़ास करके आप अपनी पत्नी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कैसा होता है राजेश जी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि आप जो हैं सीए बन जाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज आपने बताया बहुत कम थी। इतना होने के बावजूद भी आपने कहा कि आपके पास इनकम नहीं थी, इतना होने के बाद भी उन्होंने आप पर भरोसा दिखाया और ये सबसे बड़ी बात होती है। और यही भरोसा जो है आपने सीए पास करके सही साबित किया। तो आप दोनों का ये जो भरोसा है वो इसी तरह से ज़िंदगी भर बना रहे। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और ख़ास करके आपने कहा कि बिटिया आई, उसके आने के बाद से और भी अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे यंग डायनामिक सीए राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया किस तरह से सीए वो बने और कैसे सीए बन सकते हैं, कैसी तैयारियां हमें करनी पड़ती है, किस तरह की सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और किन किन लोगों का हमें सहयोग चाहिए रहता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सैलरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है राजेश गुप्ता जी, सीए राजेश गुप्ता जी आपने हमें बताई है। तो सीए राजेश गुप्ता जी, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स के लिए दिया है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे श्री एंटरटेनमेंट्स YouTube चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें और इसी से रिलेटेड हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सीए राजेश गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू आप, थैंक यू सर। और हमारे सीए राजेश गुप्ता जी जो हैं ऑडिट का काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न काम करते हैं, जीएसटी का काम करते हैं। एक एसोसिएट इनका नाम है। तो आप लोगों को भी अगर जीएसटी रिटर्न करवाना है, कंपनी का ऑडिट करवाना है, तो ये जॉब करते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफिस के उसमें से जो हैं आपकी सारी मुसीबत, सारे जो भी क्वेरीज हैं उसको ये सॉल्व कर देंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे कि आप किस तरह से सीए बन सकते हैं। तो आपका एक बार फिर से पुनः धन्यवाद अदा करते हुए हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।